जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8। आज के लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया उसको मजीद आगे लेके चलेंगे। कल हमने कुछ कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी। कौन कौन से कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी हमने? लोन, फिर इसके बाद हमने इररिडीमेबल डिबेंचर, और बस ये दो कॉस्ट। ओके चलिए, आज पहले क्विज होगा हमारा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे। क्विज का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लिक कीजिए, तैयार है तो बताइए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं है किसी वजह से, तो फिर आपने menti.com साइट पे जाना है और ये कोड एंटर करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है 68960564। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आपने CRN लिखना है। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, आप लोगों ने अपने CRN के साथ आगे OL ज़रूर लिख दिया कीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि टॉप पोजीशन में ये स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन के स्टूडेंट्स की अलग कैटेगरी बने, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज होता है कि उनके मोबाइल पे थोड़ी देर बाद क्वेश्चन डिस्प्ले होता है। फिजिकल स्टूडेंट्स को पहले पता चल जाता है प्रोजेक्ट को देख के, ठीक है। तो वो कैटेगरी अलग होनी चाहिए ताकि एट पार हो कंपटीशन। स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन, CRN जरूर लिखिए पहले, क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले CRN लिखना है। जी ये रहा पहला क्वेश्चन अब आपके सामने। जी, ट्रेनी ने जो नॉमिनल रेट था उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम कर लिया। हालांकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, डेट कंपोनेंट जो है उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? नेट ऑफ टैक्स करके, ऐसा ही है। तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 12% इंटू 0.7, ठीक है। जीरो, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ना, वो आप जबानी कोशिश करें कर लिया करें। जैसे 12% इंटू 1 माइनस 0.3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे बिला वजह आपका जो फार्मूला है वो लेंथी होगा। जब आपको पता है बेसिक कैलकुलेशन है ना कि 1 माइनस 0.3 क्या होता है? 0.7। तो इस अपने ऊपर इतना एतमाद रखें कि आपने 1 माइनस 0.3 सही कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, टाइम बचेगा। तो क्या आंसर आएगा? 12 इंटू 7 8.4%, करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर हमने सीखा था, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, लेकिन हमने इतना सीखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर पे टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती। इसमें उसने दो कंसेप्ट टेस्ट किए हैं। नंबर 1, क्या आप कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं या नहीं? करनी थी या नहीं करनी थी? प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए टैक्स एडजस्टमेंट करनी है नहीं करनी थी? शाबाश। और दूसरी चीज क्या, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू को यूज करते हैं कि मार्केट वैल्यू को? किस वैल्यू को यूज करना है? कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हुए मार्केट वैल्यू को यूज करना है कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए। हाँ, इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करते हुए फेस वैल्यू, जो कूपन रेट होता है ना, उसमें इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करते हुए फेस वैल्यू को इंक्लूड करना, जबकि कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए मार्केट वैल्यू। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी भला? प्रेफरेंस शेयर्स है, 8% डिविडेंड है, करंटली ट्रेडिंग एट 95। उसने फेस वैल्यू नहीं दी, लेकिन हमें लग रहा है विद 9% कूपन रेट इट आल्सो है। अच्छा, इरिडीमेबल डिबेंचर भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, इरिडीमेबल डिबेंचर भी है। क्या कह रहा है? टैक्स, अच्छा सॉरी, ये तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, मैं तो समझा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं तो न्यूमेरिकल डिस्कस, ये तो थ्योरी वाला, शाबाश। तो क्या कंसेप्ट है? क्या दोनों सिक्योरिटीज में टैक्स एडजस्टमेंट होगी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ किसके ऊपर होगी?
डिबेंचर पे, करेक्ट। नेक्स्ट, जी इररिडीमेबल बॉन्ड है, फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट 7% है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 7, लेकिन इसके बाद क्या इसके ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, बिल्कुल, तो क्या आएगा 7 इंटू 0.8, 856, क्या आ गया 5.6% आ गया, ऐसा ही है नेट ऑफ टैक्स। अच्छा आगे इसके बाद डिवाइड करना है, लेकिन हमने किससे डिवाइड करना है, फेस वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, शाबाश। तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो होगी 7 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 87.5। क्लियर जी, क्या आंसर आया, 6.4%, शाबाश। ये सी बंद कर दीजिए, सिंपल। फाइनेंस में नॉर्मली, फाइनेंस में हम मार्केट वैल्यू को प्रेफर करते हैं, और वैक में तो खास तौर पे हमने सीखा है कि जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो किससे डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, मार्केट वैल्यू से। जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है किसी भी कंपोनेंट की, डिवाइड किससे करना है, मार्केट वैल्यू से, शाबाश। टी भाई किधर है, वो क्लास में क्यों नहीं बैठते, उन्हें मैंने कहा वह क्लास में बैठा करें। जी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा होना चाहिए था, टाइम कम दिया उन्होंने, ठीक है, इसमें टाइम ज्यादा होना चाहिए, मैंने उन्हें कहा भी था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें टाइम भूल गए होंगे। इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर, भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मेट याद है आपको, क्या फॉर्मेट था, कंपोनेंट, फिर इसके बाद मार्केट वैल्यू, फिर कॉस्ट, फिर क्या था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट कौन, कितने कंपोनेंट है, कौन कौन, 4 कंपोनेंट, इतना बड़ा क्वेश्चन। बैंक लोन, और कौन सा, बैंक लोन है 5.6%, 5.6%, और मार्केट वैल्यू कितनी है 10, फिर इसके बाद डिबेंचर, मार्केट वैल्यू कितनी 20, कॉस्ट कितनी 7.2%, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स 10 मिलियन, 9%, इक्विटी 60 मिलियन, 14%, ये लीजिए, ये क्या हो गया 100। अब क्या करना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू दिस 5. अब ये चूंकि वो इजी कैलकुलेशन है तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये सिंपल है, 0.56 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 0.72, 0.9, 0.14, ओ सॉरी 1.4, ऐड करें क्या आता है 11.3%, यही हमारा आंसर। फॉर्मेट हो गया बेसिकली, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल कैलकुलेशन, लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है क्या मुश्किल है, नहीं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। भैया टाइम ज्यादा नहीं दिया, मैंने कहा था बोर्ड वाले को टाइम ज्यादा देना, कोई बात नहीं।
जी क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये अच्छा इतना आसान ऐसे ना करे, ये ज्यादती की है आपने। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है और कॉस्ट कितनी है? जब रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट कम है, रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट कम है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? तो करे ना स्टार्ट, एक्सेप्ट करे। रिजेक्ट क्यों कर दिया? एक्सेप्ट करे, क्यों? बिकॉज ए पॉजिटिव एनपीवी रिजल्ट्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलोन। दोनों वैसे एक्सेप्ट है, दोनों को ही कर देना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि अभी स्टार्ट में है ना, तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों की तरफ नहीं जाते, ये हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं डी वालों को भी। सी वालों को इतराज तो नहीं है? अगर डी वालों ने भी एक्सेप्ट किया है प्रोजेक्ट, तो हम उनको अगर सही मान लें, इधर के ऑप्शंस यहीं पे ऑप्शन आती थी, छुप गई है ऑप्शन, किधर गई ये? ओ नीचे आ गया ये चीज। चलिए जी, डन, क्लियर हो गया जी। अच्छा आईआरआर से मुझे याद आया, ये आईआरआर कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कहां पढ़ा है? क्यूएम में पढ़ा है। याद है कैसे कैलकुलेशन होती है? नहीं ना याद, अंदाजा था आपने, आज करेंगे, आज ही करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। करता हूँ, 10% है, फेस वैल्यू 100 है और इंटरेस्ट आया 10, टैक्स रेट 30% आ जाएगा। 10 इंटू 0.7, ये तो नेट ऑफ टैक्स हो गया। फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 125, क्या आया? 5.6%। क्या आंसर है? डी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला नहीं है। जी तो है तो वैसे तीनों कैपिटल की कैटेगरी में, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो कैपिटल से मुराद हम क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है भला? मोस्ट अप्रोप्रिएट सी वाली। हालांकि लूजली स्पीकिंग ये भी किसी हद तक पार्शली करेक्ट है, क्योंकि सारे कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसने जब कंसेप्ट्स को डिवाइड करके अलग अलग कर दिया, तो खुद बताइए ये मोर एक्यूरेट ऑप्शन हुई कि ये वाली मोर एक्यूरेट हुई? ये भी मैं, अगर ये ना होती, ये ऑप्शन ना होती, तो मैं इस ऑप्शन को करेक्ट करता कि सारे कैपिटल ऑफ फाइनेंस यही बोलती है। लेकिन फिर उसके बाद फाइनेंस कैपिटल को दो हिस्सों में डिवाइड भी करती है। कैपिटल को, यानी फाइनेंस में जितनी भी लायबिलिटीज है सारी कैपिटल है, सिंपल। फाइनेंस में जितनी भी लायबिलिटीज हैं सारी कैपिटल है, ठीक है। लेकिन दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं, एक वो लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म है, एक वो जो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म को क्या कहते हैं? कैपिटल। और शॉर्ट टर्म को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो चूंकि मोर एक्यूरेट ऑप्शन मौजूद है, इसीलिए लेस एक्यूरेट ऑप्शन जो है वो हमने गलत कर दी। भी समझ रहे हैं क्यों? वरना ये पार्शली करेक्ट है, ये सारे टाइप ऑफ कैपिटल ही है, टाइप ऑफ कैपिटल ही है, ठीक है। अब वो आपने वो जाहिर है जल्दी भी आंसर करना होता है, तो पहली ऑप्शन को पढ़ के आंसर कर दिया। सी ऑप्शन का, ये सी किसकी करेक्ट है ऑप्शन? इसकी? अच्छा ऑनलाइन वाला बच्चा होगा कोई, गुड, इसकी पोजीशन आएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन।
मुश्किल आ गया सवाल। इसके लिए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। यही फॉर्मूला है। इसमें उसने साइंस क्या खेली है? दाव क्या खेला वाला? हाँ, उसने आपको कॉस्ट खुद से दे दी, मार्केट वैल्यू बोला कैलकुलेट करो। तो याद रखिए, जिस फार्मूला से कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है उसी फार्मूला से मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है। मैथ का असूल है, पढ़ा होगा आपने। किसी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल्स नोन हो तो तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है ना इस तरह। तो हमारे पास अगर ये दो पता है हमें, तीसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट दी हो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू दी हो तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। शाबाश। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर में एक सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं या मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना भी सीखते हैं? तो अब क्या कर, सिंपल, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले आए। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कर ले। क्या है इंटरेस्ट? कितना है इंटरेस्ट? कितना है? 10। 1 माइनस टी कितना हो गया? 0.8। और डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है? 0.08। करे कैलकुलेशन, कितना है? 100। ये लीजिए 100 ही है ऑप्शन करेक्ट। किधर है? 100 बिकॉज डिराइव्ड बाय रीअरेंजिंग द आइडेंटिफाइबल कॉस्ट फार्मूला। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं 100 सी वालों को भी। क्या कहते हैं आप? बाकी लोगों को इतराज तो नहीं है? सी वालों को अगर बेनिफिट दे दें हम, चलिए जी, ये था हमारा क्विज। थोड़ा उम्मीद है कि वार्म अप हो गए होंगे आपके। हैं सुबह सुबह जरा कैलकुलेशन हो जाए ना, सारा दिन दिमाग तरोताजा रहता है। चलिए शाबाश। फर्स्ट पोजीशन किन की है? शाबाश, दीजिए प्राइस। 100 का प्राइस, क्या मतलब? खजानों तिजोरियों के मुंह खोल दिए आपने। सुभान अल्लाह। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ, 10th। चलिए शाबाश। और भाईजान वो आज जरा देख लीजिएगा, कल वो पीएम की गलती हो गई थी, टाइपिंग एरर। वो बच्चे बेचारे रात को इंतजार कर रहे होंगे, ऑनलाइन वाले। क्विज होगा वो तो हमारा एएम को क्विज हो गया। हमारे जितने भी क्विज हैं सारे एएम को होंगे, ठीक है। क्लास में वो पीएम का मैसेज आ गया था, वो हमारी गलती थी। गलती हो तो मान लेनी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? मान लेनी चाहिए। चलिए, कल के लेक्चर के बारे में बताइए। कल के लेक्चर के बारे में बताइए, कुछ समझ आया आपको? सारी चीजें छोड़ दें, मुझे बताइए ये फॉर्मेट याद है आपको? जरा जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। मुझे 30 सेकंड के अंदर अंदर फॉर्मेट चाहिए मुझे। 30 सेकंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। शाबाश मेरा भाई, जरा जल्दी से। हैं हाथों को जरा तकलीफ दीजिए, हाथों को, ठीक। शाबाश, जल्दी से 30 सेकंड। भाई 20 गुजर गए हैं, अभी आपने चीजें सबमिट नहीं की अपनी। जल्दी से, शाबाश। कोशिश करें जमानी बनाए। किधर यार ये लाइनें, किधर लाइनें? तो अल्लाह के बंदे लगा दे मेरा भाई, ऐसे ना कर, वरना इधर की फिगर उधर चली जाएगी, उस कॉलम की फिगर इधर आ जाएगी। कभी बिजली का बिल जमा नहीं करवाया बैंक में लाइन में लग के? तो जैसे लाइनें बनी होती ना 2-3, वैसे बनाए लाइन सीधी, हर की तार। इधर का बंदा उधर नहीं जाना चाहिए, उधर का बंदा इधर, ऐसा ही है ना? किधर? शाबाश शाबाश। नीचे टोटल करें। ये वो फॉर्मेट है, और कंपोनेंट के नाम तो लिख लें भाई। क्या कितने वो लिखा हुआ है, तो वो तो दुनिया में इतने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपकी क्या जरूरत है? हैं तो सही ना जी। शाबाश। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए,
कि क्या हमें बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई? बैंक लोन की कॉस्ट, शाबाश, ये तो सबसे आसान था। फिर इसके बाद क्या हमें इररिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई? ओके, ये भी आसान था। टैक्स एडजस्टमेंट करें। अच्छा मुझे बताइए, इररिडीमेबल बॉन्ड और बैंक की कॉस्ट कैलकुलेट करने में फर्क क्या है? एक सिमिलैरिटी बतानी है आपने और एक डिफरेंस बताना है। सिमिलैरिटी बताएं, टैक्स एडजस्टमेंट दोनों में आती है, और डिफरेंस क्या है? हाँ, जो बॉन्ड है इसकी मार्केट वैल्यू होती है, इसकी मार्केट वैल्यू लेनी है हमने, यानी जो प्राइस, जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, जिस प्राइस पे बॉन्ड ट्रेड हो रहा है उसकी बेस पे कैलकुलेशन होगी। जबकि बैंक लोन जो उसकी बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू होगी, क्योंकि बैंक लोन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एंड पे एक ये बात लिखी हुई है, ये अहम कंसेप्ट है, ठीक है। कल मैंने इसको क्लास में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आज क्वेश्चन जो है मैं एक क्वेश्चन इसका इंक्लूड कर दिया। क्या कि जो कॉस्ट का फार्मूला ना, आप नोट कीजिए, इस फार्मूला में कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और मार्केट वैल्यू भी इंक्लूडेड है। ये पी मतलब प्राइस, प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस पे सेल हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो, कोई से 2 नोन है, तो तीसरा वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, सेम फार्मूला यूज करते हुए अगर कॉस्ट दी हुई है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मार्केट वैल्यू दी हुई है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख ले, बहुत ही अहम असूल है। क्या? सेम फार्मूला यूज करते हुए मार्केट वैल्यू दी है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट दी हुई है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। क्या बोला? सेम फार्मूला यूज करते हुए अगर मार्केट वैल्यू दी है तो कॉस्ट, बोले कोई बात नहीं, आधा सी आप भी कर लेंगे, शाबाश। मार्केट वैल्यू दी हुई है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेम फार्मूला यूज करते हुए अगर कॉस्ट दी हुई है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू दी हुई है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और कॉस्ट दी हुई है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नई कंसेप्ट अभी ज़हन में बैठा? फिर से बोले, क्या भला, क्या सिखाया? सेम फार्मूला यूज करते हुए मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू दी हुई है तो कॉस्ट कैलकुलेट। थोड़ा सा बस रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज समझते ना, वो इधर उधर आगे पीछे, वो इधर का प्लस उधर का माइनस हो जाता है, इधर का मल्टीप्लिकेशन उधर का डिवीजन, ऐसे है ना। हमारे टीचर तो हमें सिखाते थे, आपके टीचर ने पता नहीं कैसे सिखाया, ऐसे ही सिखाया ना क्या, कि इधर का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, हाँ वो भी होता है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, वो थोड़ा सा मुश्किल, बात तो एक ही है। तो समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलें नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। भाई मार्केट वैल्यू क्यों लिखा इसने? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर तो समझ में आती है कि भाई हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। मार्केट वैल्यू क्यों लिखा? क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कॉस्ट काफी नहीं है, हमें कंपोनेंट की मार्केट वैल्यू भी चाहिए होती है। ये दोनों चीजें मौजूद होंगी फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना नहीं। हर कंपोनेंट में हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट की जरूरत भी पड़ेगी, और एग्जाम में क्या घुमाएगा, किसी कंपोनेंट की कॉस्ट देगा, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, किसी कंपोनेंट की मार्केट वैल्यू देगा, कॉस्ट। एग्जाम में दोनों कंसेप्ट लाजमी, दोनों कंसेप्ट टेस्ट करेगा, कॉस्ट वाला कंसेप्ट भी टेस्ट करेगा, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, हर कंपोनेंट में कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, हमें मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसलिए इस कंपोनेंट में भी आज का मेन टास्क हमारा यही है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 ही है मेन टास्क, ठीक है, ये सीखना और कुछ नहीं। बाकी एक और कैलकुलेशन है वो इसी की तरह की है। तो आइए जरा सीखते हैं कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है।
अच्छा, ये तो आपको पता ही है मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। क्या कैलकुलेट करने का तरीका? कि किसी भी सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो। ऑल कैश फ्लो से क्या मुराद है भाई? एनवीडीवी और उसके बाद एंड पे जो टर्मिनल वैल्यू होती है जिसे रिडेम्पशन प्राइस कहते हैं, भी कहते हैं, वो भी। क्लियर हुई? तो मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट क्या है? चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, चाहे शेयर हो डिबेंचर हो, क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश। ऑल कैश फ्लो से क्या मुराद है? एनवीडीवी और टर्मिनल वैल्यू भी। डन? अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या फर्क होता है? इतना मुझे पता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में कोई चीज लेस होती है। क्या होती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। शाबाश, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्लियर जी? तो मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? किसी भी वर्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी इज इट्स IRR। जो उसका IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये है उसकी कॉस्ट। ठीक है भाई? किसी भी डिबेंचर की कॉस्ट क्या? रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट क्या है? उसका IRR। किसी भी इररिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या है? इररिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या है जो इररिडीमेबल है? एन्युटी का फार्मूला कैलकुलेट करें, एन्युटी से कैलकुलेट होगी। रिडीमेबल डिबेंचर की या रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होगी? IRR। ये असूल लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ एनी इररिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ एनी रिडीमेबल सिक्योरिटी इज इट्स IRR। कॉस्ट ऑफ एनी रिडीमेबल सिक्योरिटी इज इट्स IRR। बस ये आज के लेक्चर में यही कंसेप्ट है जो हमने सीखना है, और कुछ नहीं सीखना। मतलब बाकी सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझना है। क्या कंसेप्ट है? कॉस्ट ऑफ एनी रिडीमेबल सिक्योरिटी इज इट्स IRR। रिडीमेबल है। इररिडीमेबल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? एन्युटी से। सॉरी, इररिडीमेबल की कॉस्ट क्या? परपेचुटी से। परपेचुटी। रिडीमेबल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? एन्युटी के जरिए से IRR कैलकुलेट करनी है। और IRR आपको पता है कैसे कैलकुलेट होती है? पता है ना आपको? फार्मूला के जरिए से। ठीक है, वो भी हम उसको करते हैं, वर्किंग करते हैं उसके ऊपर। फिर से मुझे बताइए, अगर इररिडीमेबल सिक्योरिटी हो तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? सिंपल फार्मूला, परपेचुटी वाला, सिंपल। ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड, नीचे प्राइस, खत्म। इररिडीमेबल। अगर रिडीमेबल सिक्योरिटी हो, रिडीमेबल बॉन्ड हो, जहां कहीं रिडीमेबल आ जाए तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? IRR। उसकी IRR ही उसकी कॉस्ट है। रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट क्या है? उसकी IRR। रिडीमेबल, इवन अगर आपको ये कंसेप्ट है ना, अगला कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या है? उसकी IRR। रिडीमेबल बॉन्ड हो या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो, उसकी कॉस्ट क्या है? IRR। नहीं समझ आई बात की? आइए जरा देखते हैं। मुझे पहले बताइए, ये दो लाइन समझ आ गई कंसेप्ट कि मार्केट वैल्यू क्या है? किस रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। और अगर रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा जरा टेक्निकली सोचिए। अगर आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कॉस्ट पता होना जरूरी है ताकि डिस्काउंटिंग कर सके। प्रेजेंट वैल्यू तो डिस्काउंटिंग करके होगी ना, और डिस्काउंटिंग के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए, वही तो हमारी कॉस्ट होती है। अगर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में
कॉस्ट। और अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए चाहिए मार्केट वैल्यू। ये जहन में रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी डिस्कशन मुश्किल हो रही है लेकिन कंसेप्ट बिल्ड रखें। आज क्या सीखने जा रहे हैं हम? रिडीमेबल बॉन्ड, कॉस्ट और रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू सीखने जा रहे हैं। आज क्या करने जा रहे हैं हम? रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट और उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वो सीखना है आज, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये दो काम करने। रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट क्या होगी? उसका IRR, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में क्या लाजमी देगा? कॉस्ट। और अगर वो हमसे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता है तो क्वेश्चन में लाजमी क्या देगा? मार्केट वैल्यू। डन जी। आइए जरा देखते हैं कि अगर हमें, अब ये तो सिंपल है, इनमें से बताइए कौन सी कैलकुलेशन आपको आसान लगती है, कौन सी मुश्किल करनी? दोनों है, सोच के बताइए। मार्केट वैल्यू की कैलकुलेशन आसान है या IRR की? मार्केट वैल्यू की। IRR की मुश्किल? ओके, अभी करते हैं। वैसे IRR की कैलकुलेशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती है। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू कैलकुलेट IRR। हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैसे कैलकुलेट करना है। किसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम? रिडीमेबल बॉन्ड का। रिडीमेबल बॉन्ड का, ठीक। कह रहा हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले कह रहा है आपने क्या करना है? एनपीवी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट रेट पे। देखिए IRR कैलकुलेट करने के तीन स्टेप्स हैं। IRR कैलकुलेट, नंबर 1 कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट, नंबर 2 कैलकुलेट एनपीवी एट सेकंड रेट, नंबर 3 यूज फार्मूला। IRR कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स क्या है? कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट, कैलकुलेट एनपीवी एट सेकंड रेट, और थर्ड क्या है? यूज फार्मूला। यूज फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उसने आपको इंफॉर्मेशन सारी दी होगी। करना क्या है? कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट। फर्स्ट रेट वैसे तो कोई सा भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है हमेशा कूपन रेट उठाए। कूपन रेट पता है कौन सा होता है? जो बॉन्ड के साथ इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, 6%, 8%, 10%। उसको यूज करते हुए आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। एनपीवी कैलकुलेट कैसे करेंगे? वे प्रेजेंट वैल्यू और उसमें से मार्केट वैल्यू, इनिशियल प्राइस को लेस करना है। प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में फर्क बताया ना? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको पहले समझने की कोशिश करें क्योंकि हम ज़बानी कलामी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करनी है। क्वेश्चन के बगैर तो समझ नहीं ना आएगी, लेकिन पहले कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूं ज़बानी कलामी आपके जहनों में, फिर इसके बाद हम उसे एग्जाम्पल के जरिए से, क्वेश्चन के जरिए से अप्लाई करेंगे। पहले कंसेप्ट फिर कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें। इस बात पे परेशान नहीं होना कि सर ज़बानी कलामी सवाल कर रहा है, ज़बानी कलामी नहीं करवा रहा, ये तो कंसेप्ट बिल्डिंग का पहला स्टेप है। कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट, कूपन रेट पे कैलकुलेट कर लिया। आगे वो बता रहा है कि कैसे किया आपने। ये देखिए इसके 2 स्टेप्स हैं। ये वाला हिस्सा क्या है भला? हाँ, ये उसने एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया। याद है ये फार्मूला? इसमें आर क्या है भला? वो एनुअल कैश फ्लो, रेंटल, एनुअल अमाउंट। जरा गैस कीजिए ये ग्रॉस होगी कि नेट ऑफ टैक्स होगी? ग्रॉस होगी कि नेट ऑफ टैक्स होगी? नेट ऑफ टैक्स होगी। भाई ये फार्मूला समझ आया? देखा देखा लग रहा है फार्मूला? R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस एन, जितने साल उसका टाइम पीरियड है, डिवाइडेड बाय आई। तो ये हमारा उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया, उसको हमने एनुअल कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना है। अहम चीज क्या है? अहम चीज ये नहीं, ये तो आपको याद होगा, आ गया होगा याद, ठीक। अहम चीज क्या है? ये जो कैश फ्लो है ये नेट ऑफ टैक्स होगा।
क्योंकि डिबेंचर का केस है, बॉन्ड का केस है। और फिर माइनस क्या करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनपीवी। जैसे फर्ज कीजिए किसी क्वेश्चन में आपने 8% रेट को यूज किया, कूपन रेट था 8% और आपने उसको यूज किया, तो एनपीवी आ गई 8638। फर्ज करें पहला स्टेप हो गया। जरा मुझे बताइए फिर से, रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड इज इक्वल टू आईआरआर। अब सारी गेम किसकी है, आईआरआर कैसे कैलकुलेट करना है। आईआरआर कैलकुलेट करने के 3 स्टेप्स होते हैं, या एग्जाम में वो तीनों स्टेप्स आपने शो करवाने हैं। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं सर कैलकुलेटर में ना एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें आईआरआर डायरेक्ट आ जाता है। आपने डायरेक्ट नहीं करना, आपने ये 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम, लेकिन कैलकुलेशन शो करवानी है, कैलकुलेशन हमने शो। तो आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा, 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट। फर्स्ट रेट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं मशवरा क्या दे रहा हूं, कौन सा, आपने कूपन रेट हमेशा उठाना है। उसके बाद आगे ये फार्मूला था, पढ़ के मुझे बताइए कोई स्टूडेंट जिसको इस फार्मूला में प्रॉब्लम हो, बेफिक्र हो, क्या थोड़ा सीख रहे हैं हम, कोई मसला नहीं, हो सकती है प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन से वाले वेरिएबल का क्या मतलब है। आर से सब ऐसे अहम, ये आर, इससे मुराद क्या है, और फिर उसके बाद ये आई, ये क्या चीज है वाला, रेट, ये रेट, ठीक है। फिर नीचे मार्केट वैल्यू, ये आ गया हमारा 8%, ओके। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब जब ये अमाउंट आ गई ना, अब आपने सेकेंड रेट को यूज करते हुए इस कैलकुलेशन को रिपीट करना है। सेकेंड रेट को यूज करते हुए एनपीवी कैलकुलेट करनी है। अब सेकेंड रेट क्या होगा, फर्स्ट रेट आपने कौन सा सेलेक्ट किया, इस पे एनपीवी क्या थी, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। अब जरा मुझे बताइए, असल में आईआरआर आपको पता है एनपीवी को 0 करता है। आईआरआर क्या करता है, एनपीवी को 0। तो हमने वो रेट ढूंढना होता है जिस पे एनपीवी 0 हो। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट रेट और एनपीवी में क्या ताल्लुक है भला, नेगेटिव। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाते जाएंगे तो एनपीवी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कह रहा है रिकैलकुलेट एनपीवी एट हायर रेट। कह रहा है अगर ये एनपीवी पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव है ना, तो अब आपने सेकेंड रेट कौन से वाला उठाना है, 8% से ज्यादा वाला के कम वाला। हम चाहते हैं ये कम हो, 0 की तरफ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, रेट को बढ़ाना पड़े। यानी एनपीवी पॉजिटिव है तो सेकंड रेट क्या करना पड़ेगा, एनपीवी पॉजिटिव है तो सेकंड रेट हमें हायर वाला उठाना पड़ेगा। क्यों भला, ताकि एनपीवी कम आ जाए। तो फर्स्ट रेट हमेशा हमारा क्या होगा, कूपन रेट। सेकंड रेट क्या होगा, एनपीवी पॉजिटिव है तो सेकंड रेट बढ़ाना है, एनपीवी नेगेटिव है तो सेकंड रेट कम। समझ लीजिए एनपीवी का साइन आपको बता रहा है कि आप बढ़ाएंगे कि कम करेंगे। एनपीवी का साइन पॉजिटिव है तो सेकंड रेट बड़ा 8 की बजाय 10 कर ले, 12 कर ले, और अगर एनपीवी नेगेटिव है कम कर दे, 6% पे आ जाए, 4% पे आ जाए, वो जो मर्जी रेट चूज करने वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम करना। कुछ समझ आ रही है। सेकेंड रेट भी कैलकुलेशन हो गई, सेकेंड एनपीवी। तो हमने 2 स्टेप कर लिए। पहला स्टेप क्या किया, कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट। दूसरा स्टेप क्या किया, एनपीवी एट सेकेंड रेट। अब यहां पे मुझे बताइए, इसको जहन में रखते हुए सेकेंड रेट 8% ही होना चाहिए, 8% से ज्यादा या 8% से कम, ज्यादा। देखिए उसने क्या किया, उसने 12% कर लिया। आप चाहे 10 कर ले, आप चाहे 11 कर ले, आप चाहे 9% कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ का, कैलकुलेशन आपकी ठीक होगी। चलिए, तो अब जैसे 12% यूज किया तो अब एनपीवी क्या आ गई, थर्ड स्टेप पे आ जाए। थर्ड स्टेप में क्या करना है, फार्मूला, और फार्मूला क्या, आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट। इसको समझे, आईआरआर क्या है, इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। और अगर हायर रेट वाली एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो ये माइनस की बजाय क्या हो जाता है,
प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है ना आपको। और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। जैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करें जरा, IRR क्या होगी, लो रेट कौन सा है, 8% के 12%, यहां पे लो रेट आ गया। फिर प्लस एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट लो रेट क्या है 8638 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट लो रेट कितनी है 8638, ये 8638 आ गया। एनपीवी एट हायर रेट क्या है 5358, ये 53। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, फार्मूला में तो ये माइनस है, कैलकुलेशन में प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस। और मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट कितना है 12% और 8% कितना आया 4%। ठीक है, इसमें ये अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है कि 4% बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बस जो भी डिफरेंस है 4% इधर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखें, ये ठीक आता है। कैलकुलेशन करके देखें ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए इस कैलकुलेशन के ऊपर। अच्छा, टारगेट क्या रखना है आपने कि एक ही कैलकुलेशन में 10.47 आना चाहिए, बार बार इक्वल नहीं दबाना, एक छोटी सी कैलकुलेशन करके इक्वल दबा दिया, फिर छोटी सी कैलकुलेशन, एक ही कैलकुलेशन में सारा फार्मूला आपने फिट करना है। होता है जी, शाबाश। इक्वल बाय कितना है, ये क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। करे कैलकुलेशन दिखाएं, देखें 10.47 आपके कैलकुलेटर पे 10.47 आएगा तो मैंने आगे चलना है, वरना नहीं चलना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी कैलकुलेशन कीजिए, ये शाबाश। किधर आया 10 पर, शाबाश। करें कैलकुलेशन, याद आया ये कैसे करते थे, किए अभी तो नहीं आ रही। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। 8% माइनस, ये देखिए अब 8% 0.08 प्लस, इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन। अब ये मुझे नहीं पता आप कैसे कैलकुलेट, आप डायरेक्ट इसमें डिवीजन की ऑप्शन भी होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं करता हूं ना वो क्या -08 करें, प्लस करें 0.08, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, जिन स्टूडेंट से नहीं हो रही 0.08 प्लस, प्रेस कर, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब ये क्या है 8638 डिवाइडेड बाय, ये जो डिवीजन वाला होता है डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट ओपन 8638 प्लस 5358 ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाइड बाय 0.04 10.468, हाँ राउंड ऑफ कर देंगे 10.47। हुई कैलकुलेशन, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई अल्टरनेट वे भी इसका है, वो उसमें डायरेक्ट आप फार्मूला को पुट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी मुझे डायरेक्ट ही लगता है ठीक लगता है, जाहिर है जिस कैलकुलेशन के साथ आप कंफर्टेबल हो। कोई प्रॉब्लम? आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपके कैलकुलेटर पे किधर है 10.46 है, ओके। तो मुझे बताइए कि आप IRR कैलकुलेट करने के काबिल हो गए? ठीक है, फिर से बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, बल्कि सीख लिया, हम सीख रहे हैं रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट क्या है, उसका IRR, और IRR कैसे कैलकुलेट होगा, 3 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट जो कि कूपन रेट होगा। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट एनपीवी एट सेकेंड रेट, जो क्या होगा, डिपेंड करता है फर्स्ट रेट के रिजल्ट पे, कम करना है कि ज्यादा करना है। और फिर क्या करना है एंड पे, स्टेप नंबर 3, फार्मूला। ये डन जी, ये फार्मूला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अच्छा, अब आगे कुछ नोट बता रहा है, ये
लोअर डिस्काउंट रेट विल हैव हायर एनपीवी, वो आपको इसलिए बता रहा है ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि जो नेक्स्ट रेट आपने सेलेक्ट करना है वो हायर होगा कि लोअर वाला होगा। ये काम की चीज है, इसको लिख लें शॉर्टकट, इसके आगे लिख लें शॉर्टकट। सेकंड कंसेप्ट के आगे कह रहा है इफ ए रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट इज, रिडीमेबल सिक्योरिटी इज इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, पार अगर रिडीमेबल सिक्योरिटी है कोई, वो इशूड भी एट पार है, रिडीमेबल भी एट पार समझते हैं फेस वैल्यू पे, तो फिर उसकी आईआरआर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कूपन रेट ही आईआरआर है, शॉर्टकट। ऐसे रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका आईआरआर बोले, रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका आईआरआर। लेकिन अगर कोई रिडीमेबल सिक्योरिटी इशूड भी एट पार है और रिडीमेबल भी एट पार है, तो फिर उसका आईआरआर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका कूपन रेट ही आईआरआर होगा। कंफर्म है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि जब क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, आई क्या आपने पास में टेस्ट किया ये कंसेप्ट, तो कुछ स्टूडेंट ने आईआरआर हालांकि कैलकुलेट किया, आंसर वही है, गलत नहीं किया, लेकिन टाइम ज़ाया हो गया। तो अगर इशूड भी एट पार हो तो आईआरआर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी बॉन्ड की आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हैं, बताइए। ओके, तकरीबन सभी हैं। फिर अल्टरनेट टर्म भी उसने बताई, आईआरआर इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी। अच्छा, नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है, वो क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन उससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना, ठीक है। पहले आप खुद करेंगे, फिर मैं करवाऊं कि मैं करवाऊं डायरेक्ट, पहले आप खुद प्रैक्टिस। चलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए भी टारगेट यही है, आपका टास्क यही है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको आपने अटेम्प्ट करना है। कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपके पास 3 मिनट है सिर्फ, और टाइम स्टार्ट होता है अब। पास कीजिएगा जी, स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपने टाइम काफी ज्यादा ले लिया, और कुछ स्टूडेंट्स ने हैरानकुन तौर पे गलतियां भी की है। मेरा ख्याल था ये तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा, ये तो आपके दाएं हाथ से भी नहीं हो सका है? कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन करने के ना कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, कोशिश करें कि आप उनको फॉलो करें, वरना अगर आप खुद कंफर्टेबल है उसी कैलकुलेशन में तो अपने तरीके को अडॉप्ट करें, वरना जो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं आप कोशिश करें कि उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए, बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करनी है, ऐसा ही है। जो कॉस्ट ऑफ बॉन्ड है वो क्या होती है, ये तो हमें पता है, इसका आफ्टर टैक्स लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हमें ऑलरेडी ना भी लिखता है ना, हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ बॉन्ड क्या होती है, उसका आईआरआर नेट ऑफ टैक्स होती है। बॉन्ड तो हमेशा नेट ऑफ टैक्स होता है, चाहे बोले चाहे ना बोले, लेकिन क्या दिया उसने, अच्छी बात है, इसे हमने कंफ्यूज नहीं होना। अब जो बॉन्ड है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वो क्या होती है, आईआरआर। तो दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है, इस बॉन्ड का आईआरआर कैलकुलेट करें, तो अभी कर देते हैं, इसमें क्या मसला है, स्टार्ट करें। 3 स्टेप्स है हमारे, 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप 1 क्या करना है, कैलकुलेट एनपीवी एट फर्स्ट रेट, ठीक। और फर्स्ट रेट क्या है, एट द रेट ऑफ, कौन सा रेट सेलेक्ट करें, वैसे तो उसूली तौर पे कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मैंने आपको क्या बोला है, कूपन रेट को सेलेक्ट करें, यानी हमने 7% जो है इसके ऊपर एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ओके, एनपीवी एट द रेट ऑफ 7%। कैसे कैलकुलेट होगी, अब एनुअल कैश फ्लो कितना है, 7 पर कितना है, एनुअल इंटरेस्ट कितना है, 7% इंटू 100 कितना हुआ, 7, और फिर नेट ऑफ टैक्स करना है, वो कितना हुआ, टैक्स रेट कितना है
30%। तो जरा कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट कीजिए, पहली कैलकुलेशन एनुअल कैश फ्लो कितना है, वो है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, कितना है 4.9। 4.9 सबके सामने आ गया। ये हमारा नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लो आ गया। ये नेट ऑफ टैक्स क्यों किया भला, बॉन्ड है वो तो नेट ऑफ टैक्स होगा इसका। ओके, ये आ गया 4.9। अब इसके एन्युटी के जरिए से सॉल्व करेंगे, इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई। 1 प्लस आई क्या है 1.07 पावर माइनस एन। एन कितना है इधर बड़ा, तो किधर लिखा हुआ एन, ये 4 माइनस 1.07 के साथ है -4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 माइनस डिवाइडेड बाय कितना आ गया 0.07। ये एन्युटी की वैल्यू आई। डन, एन्युटी। लेकिन अभी प्रेजेंट वैल्यू पूरी नहीं हुई नेट एनपीवी, क्यों नहीं पूरी हुई, हाँ, अभी तो जो लास्ट वैल्यू है ना, देखिए जो बॉन्ड है ना रिडीमेबल है। रिडीमेबल बॉन्ड क्या होता है, उसमें दो तरह के कैश फ्लोज हमें मिलते हैं, एक हर साल जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा रिडीमेबल है ना। रिडीमेबल का मतलब क्या, रिटर्नेबल। तो टर्मिनल वैल्यू भी मिलेगी, रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी। रिडेम्पशन वैल्यू को भी तो हमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना, क्या रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, एक कुछ स्टूडेंट ने इसको इग्नोर कर दिया था। तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी, प्लस करना है, प्लस कितनी है रिडेम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल किधर है, रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट पार है, तो एट पार का मतलब क्या है 100 इनटू डिस्काउंटिंग करनी है इसकी, ये तो हमें 4 साल के बाद पे होना मिलना है ना, इनटू 1.07 पावर -4। बताइए ये समझ आया कि नहीं, पूरी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन समझ आई कि नहीं, डन। और अब ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ये एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू है, ये रिडेम्पशन वैल्यू टर्मिनल की प्रेजेंट वैल्यू है। अब क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 96.5। कुछ स्टूडेंट ने फेस वैल्यू 100 ली, मैंने चेक किया 100 नहीं है, ये है प्राइस, ये तो फेस वैल्यू है, ये है मार्केट वैल्यू। प्राइस होती है मार्केट वैल्यू, लिख ले प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। 96.25 96.25 इज इक्वल टू देखिए -3.36। देखिए इस फिगर पे पहुंचते हैं, कोई प्रॉब्लम, सब ठीक है यहां तक, आगे चले नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने ये सारी इस काबिल होना है कि ये सारी कैलकुलेशन एक ही स्टेप में करनी है, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग अलग करके नहीं करना, समझ रहे हैं। ये सारी, कितने स्टूडेंट ने ये सारी कैलकुलेशन एक ही स्टेप पे की है। अब ये कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। सिंपल इसे कीजिए 4.9, ये यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, ब्रैकेट से वो कैलकुलेशन अलग हो जाती है, यहां पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ये कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, और इसको यूं कर ले सिर्फ सिंपल, ये कैलकुलेशन अलग हो जाएगी और ये कैलकुलेशन अलग। आपने अब घर जाके प्रैक्टिस करनी है कि ये कंप्लीट कैलकुलेशन एक ही स्टेप में हो, टाइम से लाजमी नहीं है लेकिन इससे टाइम सेव होगा। डन। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक ही स्टेप में सारी कैलकुलेशन की है ना, तो अब सेकंड रेट डिसाइड करें, एनपीवी एट, ये हायर रेट होना चाहिए कि लोअर, ये माइनस है ना, तो इसका मतलब माइनस इंडिकेट कर रहा है लोअर रेट की तरफ जाओ। तो 7% था, अब हमें क्या करना चाहिए, 5% कर ले, 6 कर ले, 4 कर ले, 3 कर ले, सारे एक्सेप्टेबल है, कम होना चाहिए।
हम कोई एक रीजनेबल सा रख लेते हैं 5%। अब आपने क्या करना है, ये कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी, बस 3 जगहों पे चेंज करना है। जहां जहां 0.7 है वहां 0.5 कर देना है, बस सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी। यानी 4.9 कैलकुलेटर पे ऐसा ही रहेगा, इनटू सारा फार्मूला सेम, बस ये क्या हो जाएगा 0.05, ये भी क्या हो जाएगा 0.05 और ये भी क्या हो जाएगा 3 जगहों पे चेंज आएगा कैलकुलेशन में, बाकी सेम कैलकुलेशन। और ये क्या गया प्लस 3.40। क्लियर? इसमें अहम चीज क्या बताइए आपको, सारा फार्मूला दोबारा, सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करनी, एग्जिस्टिंग में ही 0.08 को चेंज कर देना है। अब स्टेप 3 आ गया। स्टेप 3 क्या है, IRR। मुझे पता है स्टेप 2 पे सारे पहुंच गए। कितने स्टूडेंट को स्टेप 2 में कोई प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम कोई नहीं, प्रॉब्लम सब ठीक है। आइए, अब IRR फार्मूला क्या था, NPV एट लोअर रेट। लोअर रेट क्या है, ये ठीक है, सबसे पहले लोअर रेट था 0.05, फिर NPV एट लोअर रेट वो कितने हैं प्लस 3.40, ये प्लस लिखना ना भूलिएगा, डिवाइडेड बाय NPV एट माइनस NPV एट हायर रेट। भाई मुझे ये बताइए 3.36 तो हायर रेट पे है, ये समझ में आता है, यहां पे तो माइनस था, ये प्लस कैसे हो गया, प्लस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट, कितना डिफरेंस है 2% का, मल्टीप्लाइड बाय 0.02, ये आपका आ जाएगा 6%, लगभग 6%, 6.0%। ये है हमारे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में फर्क आ सकता है, वो एक्सेप्टेबल है। कैलकुलेशन चेक कीजिए, तरीकाकार देखिए क्या है। पहले कंसेप्ट बिल्ड किया हमने, कंसेप्ट क्या बिल्ड किया कि रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट उसकी IRR है, ये कंसेप्ट है एक लाइन का। फिर इसके बाद हमने इस कंसेप्ट को कैलकुलेशन के जरिए से समझा कि एग्जाम क्वेश्चन में इसे हमने कैसे करना है, 3 स्टेप्स में डन। और इसमें अहम चीज क्या कि आपने ये जो NPV की कैलकुलेशन है वो एक ही स्टेप में करनी है, कैलकुलेटर के ऊपर हो जाती है कि नहीं हो जाती है, एक स्टेप में हो जाती है, पक्की बात है। 3.4 नहीं आ रहा, आ जाता है, कितना आ रहा है कुछ और, -78, ये क्या कर दिया आपने, इंटू 1 माइनस 1.05 ओहो, ये आपने जो -4 लिया है ना वो 1.05 का -4 है। ये जो -4 एनोटी है ना, ये आगे ये वाला, ये याद रखिएगा, ये जो -4 है इसके साथ ब्रैकेट क्लोज करके सबके साथ नहीं है ना, वरना वो -4 इसके साथ भी आ जाता है, सब पता है ना आपको मैथ के रूल्स। तो ये -4 1.07 या 05 के साथ है, इसको ठीक कर ले, बाकी भी मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी ठीक है, सिर्फ ये गलती। सबके कैलकुलेटर पे 6% या लगभग 6% है, कोई 0.12 का फर्क होगा, 0.01 0.02 का फर्क हो राउंडिंग की वजह से। क्या ये फिगर आ रही है? चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने मुझे जवाब देना है। क्या आप किसी भी रिडीमेबल बॉन्ड की IRR कैलकुलेट कर सकते हैं? पक्की बात है, चलिए शाबाश। अच्छा अब आगे, ये तो होगी कॉस्ट, मार्केट वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी होती है कभी कभी। जरा मुझे सोच के बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, अब कैलकुलेशन चाहे ना करें इतनी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को रीड करके मुझे बताइए दोनों में फर्क क्या है।
4 और 5 में। इसकी रिक्वायरमेंट में है मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें, इसकी रिक्वायरमेंट में क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करें। अब देखिए जब मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी ना कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो मैं लगभग कसम खा के ये कहने को तैयार हूं, लगभग तकरीबन, खा नहीं रहा कसम लेकिन तकरीबन, कि उसने कॉस्ट मांगी है ना, क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू जरूर दी होगी। क्या दी हुई है, किधर है, और यहां पे उसने चूंकि मार्केट वैल्यू पूछी है तो मैं लगभग कसम खाने को तैयार हूं, क्या कॉस्ट दी होगी। जरा देखिए उसने कॉस्ट दी हुई है कहीं, क्या है कॉस्ट, ये है क्या कॉस्ट, ये कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, ये तो कूपन रेट है। कॉस्ट क्या है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। ये पोस्ट टैक्स ना भी लिखता ना तो हमें मसला कोई नहीं था, क्योंकि हमें पता है, अंडरस्टूड है कि जो डेट की कॉस्ट होती है वो हमेशा आफ्टर टैक्स होती है। उसने खुद भी पोस्ट टैक्स का मतलब आफ्टर टैक्स है ना। अब क्या करना है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट। मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट क्वेश्चन का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये मार्केट वैल्यू है। हाँ जी, ये वाला हिस्सा क्या है, ये इसकी मार्केट प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू। चले मुश्किल वाला सवाल कर लिया तो ये भी कर लेंगे, लग गया तो करें, फिर अभी करें, शाबाश। एक कंपनी, मैं भी करता हूं आप भी करें, देखते हैं पहले कौन करता है कंप्लीट। कंपनी हैज इशूड 12% बॉन्ड, फेस वैल्यू ₹100 है, तो इसका मतलब है जो एनुअल कैश फ्लो आएगा वो आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, क्या 1296, 9.6 आया। हाँ जी 9.6, यहां पे कर लेते हैं इसको। मार्केट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू 9.6 इंटू 1 माइनस 1.08, एन कितना है जी 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.08, ये एनमिटी होगी। अब प्लस जो टर्मिनल वैल्यू है उसको भी तो डिस्काउंट करना है, जो टर्मिनल वैल्यू है, जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो क्या है, ये तो 100 लिखा हुआ है, 105 कहां से आया, हाँ रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर ले, लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इधर लिख दिया 105 इंटू 1.08 पावर माइनस, खत्म। क्या 108.97, ये है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आसान है, IRR लेंथी है। तो मुझे बताइए क्या आप इस काबिल हैं कि किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी कॉस्ट भी कर सकते हैं? भाई मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस, और उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, IRR। और IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 स्टेप्स में। क्या है 3 स्टेप्स, NPV एट फर्स्ट रेट, NPV एट सेकंड रेट और IRR का फार्मूला। डन जी। चलिए अब एक छोटा सा आपको अजीब बात बताऊं, हमने आज कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव किए हैं, एक नहीं 2 किए। हमने रिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट भी कैलकुलेट करना सीखी है, और हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखी है। अब आप पूछे ये कब हुआ, पूछना ये कब हुआ, ये अभी हुआ, क्लास में हुआ। नहीं समझ आया ना, क्या बोला वाला। आज हमने एक नहीं 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव सीखे हैं। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये सीखा है कि बॉन्ड की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, ये तो एग्री करते हैं ना। दूसरा ये भी सीख लिया, क्या, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये भी सीख लिया। कैसे सीख लिया भला, दोनों की कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्या,
हाँ, बॉन्ड या डिबेंचर की कैलकुलेशन में आपने इसे नेट ऑफ टैक्स करना है, शेयर कैलकुलेशन में नहीं करना। ठीक है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट पता क्या गलती करेंगे डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करने में, इसको तो इंटरेस्ट को तो नेट ऑफ टैक्स करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की आदत है वो ये जो रिडेम्पशन वैल्यू है ना इसको भी नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं। रिडेम्पशन वैल्यू नेट ऑफ टैक्स नहीं ना होती, क्या होती है? ये तो पेमेंट ऑफ लोन है, पेमेंट ऑफ लोन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होती, इसमें नेट ऑफ टैक्स नहीं, इसको नेट ऑफ टैक्स ना कीजिएगा भैया, करना है आपने, करना है, एग्जाम में करेंगे, करेंगे आप इसको। हर 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 कैश फ्लो को नेट ऑफ टैक्स थोड़ी करना है, किसको करना है? सिर्फ इंटरेस्ट को, एन्युटी को, टर्मिनल वैल्यू को नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। चलिए आज फिर मुझे बताइए, क्या मैं ये मार्क कर कि हमने प्रेफरेंस शेयर की भी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की भी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है और इसकी मार्केट वैल्यू भी? नहीं, मैं नहीं मानता, मुझे जरा कैलकुलेट करके दीजिए। चलिए अभी होम असाइनमेंट कर लेते हैं। डन जी, कर लेंगे होम असाइनमेंट इसकी। चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो बॉन्ड है, अब आपने क्वेश्चन करने हैं बॉन्ड की कॉस्ट और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, फिर प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट। ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि आप ठीक। कल हम कन्वर्टेबल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कंफर्टेबल है? चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।